ओके, देखिए लास्ट क्लास में हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, चैप्टर नंबर 7.4, क्लास नंबर 3, ठीक है। देखिए रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आपने जो डिवेंचर इशू किए थे, जो आपने डिवेंचर्स इशू किए थे, उन डिवेंचर्स को आप वापस ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। अगर हम शेयर्स वापस खरीदते हैं तो उनको हम बाईबैक कहते हैं, अगर हम डिवेंचर को वापस लेते हैं तो उसे रिडेम्पशन कहते हैं, ठीक है। अब रिडेम्पशन करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका हम बोल रहे हैं बाय क्रिएटिंग DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसको बना के हम रिडेम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। बाय वे ऑफ पेमेंट ऑन फिक्स डेट, एक तारीख बता दी जाए कितनी तारीख को पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिक्स उसी तारीख को सारा पेमेंट कर दिया जाए, ठीक है। और बाय पेमेंट व्हेनेवर द कंपनी डिजायर टू डू सो, एक जब कंपनी की इच्छा हो तब कंपनी पेमेंट करके रिडेम्पशन कर सकती है। ये कई तरीके हो सकते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि तरीका कौन सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो नहीं है। हमारा काम, ऑडिटर का ये है कि जिस भी तरीके से कंपनी ने रिडेम्पशन किया है उसमें जो कंप्लायंसेस होने चाहिए थे उन्हें हमें चेक करना है कि वो प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए। जैसे पहला लिखा है इंस्पेक्ट डिबेंचर्स और ट्रस्ट डीड। आपको ध्यान है कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसको हम डिबेंचर डीड या ट्रस्ट डीड बोलते हैं, तो उसको हमें इंस्पेक्ट करना है सबसे पहले, ताकि हमें टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाए कि ट्रांसफर करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। मिनट्स बुक, मिनट बुक का मतलब बताया था आपको कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, मतलब उसमें क्या क्या हुआ वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है, उस मीटिंग के अंदर जो भी हुआ वो सारी बातें मिनट बुक में लिखी जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है वाउच द रिडेम्पशन। वाउच वर्ड को मैंने आपको पहले बताया था। वाउच का मतलब होता है किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उसको हम वाउचिंग कहते हैं। तो लिखा गया है कि रिडेम्पशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें वाउच करना है, मतलब उनको हमें डॉक्यूमेंट्री वे में देखना है। अब क्या क्या देखेंगे कि जो डिवेंचर हमने बाईबैक कर लिए हैं, रिडेम्पशन कर लिया है, उनको कैंसिल कर दिया गया हो क्योंकि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और केस बुक में उनके पेमेंट की रिगार्डिंग सारी एंट्री हो गई हो, ये जो बातें हमें इंश्योर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुए हैं रिगार्डिंग क्रिएटिंग DRR हो, चाहे पेमेंट हो, चाहे इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर हो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो, तो जितनी भी एंट्रियां हैं उन सबको हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है, वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुई है या नहीं हुई। ओके, तो ये बातें चेक करना ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, ठीक है। देखिए एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर आ सकता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर आ सकता है, बाईबैक ऑफ शेयर आ सकता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आ सकता है, ठीक है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ सकता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आ सकता है, शेयर ट्रांसफर आ सकता है। इस तरीके की सारी ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी एक्टिविटीज हैं, उनमें से किसी पे भी ऑडिट पूछी जा सकती है। उनके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उन काम को करने के रूल्स क्या है, और ऑडिटर का काम उन रूल्स को अश्योर करना है कि वो फुलफिल हुए हैं, मतलब उनका कंप्लायंस चेक करना है। ओके, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें चेक करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो उसको हम समझते हैं आराम से। ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। देखिए इस वर्ड को समझने के लिए कॉमन वर्ड आपको पहले ध्यान रखना होगा, विच इज डिविडेंड। सबने नाम सुना हुआ है डिविडेंड का, क्या मतलब होता है? तो मतलब ये होता है कि भाई देखो एक कंपनी बनती है, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO वगैरह है वो करते हैं, ठीक है। कंपनी के लिए जो ऑपरेशनल स्टाफ होता है वो काम करता है। ऐसा कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है डायरेक्टर्स, वो अपनी फीस ले लेते हैं, अपनी सिटिंग फीस ले लेते हैं, अपनी प्रोफेशनल फीस ले लेते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टर क्या ले लेते हैं? अपनी प्रोफेशनल फीस, ठीक है। सैलरी हो सकती है अगर वो फुल टाइम ऑल टाइम डायरेक्टर है तो, ठीक है। इसके अलावा जो सिटिंग फीस होती है वो ले लेते हैं, और अदर रेम्युनरेशन वो ले लेते हैं। ऑपरेशनल स्टाफ अपनी सैलरी ले लेते हैं। तो ये सब लोग तो अपना अपना पैसा कंपनी से ले लेते हैं, बच जाते हैं लास्ट में क्या? शेयर होल्डर। अब ये तो मालिक है, ये सैलरी तो लेते नहीं,
ये कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, उस प्रॉफिट के मालिक होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि कंपनी इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी, कंपनी खुद भी एक एंटिटी है। तो यहाँ पे इंसान तीन नहीं है, आप कहेंगे एक शेयर होल्डर है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक एम्प्लॉय है। तीन नहीं है, यहाँ पे लोग चार है, कंपनी भी एक पर्सन है, समझ रहे हैं। तो इनको पहले पेमेंट कर दिया, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, स्टाफ को पेमेंट कर दिया। अब जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट कंपनी के पास है और उस प्रॉफिट पे शेयर होल्डर का हिस्सा है। पर जरूरी नहीं है कि कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांटे। कंपनी उस पैसे में से कुछ पैसा तो रख लेती है जिसे हम रिटेन अर्निंग के नाम से जानते हैं, और कुछ पैसा बांट देती है जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं, समझ गए? ठीक है। अब जितना पैसा कंपनी रख लेती है वो रिटेन अर्निंग है, और जितना पैसा कंपनी बांटती है वो डिविडेंड है, ठीक है। तो कभी भी कंपनी पूरा पैसा नहीं बांट सकती, उसके कई लीगल लाइबिलिटीज होती है, कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो जितना प्रॉफिट बढ़ सकता है उसको नाम दिया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट बांटने लायक होता है, मतलब कंपनी क्या करेगी, इस प्रॉफिट में से इनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से कंपनी कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए पैसा रखेगी, और फिर जो बचा हुआ पैसा होगा वो डिविडेंड में बंटने लायक है, और उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एक अलग तरीके से। आप एक असेट खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक मशीन खरीद के लेके आते हैं, उस मशीन की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, और उस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए। तो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है। तो इसमें डेप्रिसिएबल जो वैल्यू है दैट्स नॉट 1 करोड़ रुपीज, दैट इज 90 लाख रुपीज। हम जो डेप्रिशिएट करेंगे वो 1 करोड़ को नहीं करेंगे, वो 90 लाख को ही करेंगे। तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू, मतलब जिसको डेप्रिशिएट किया जा सकता है, समझ गए? पूरी वैल्यू डेप्रिशिएबल नहीं है, पूरी हो जाती अगर स्क्रैप नहीं होता। अगर स्क्रैप नहीं होता तो डेप्रिशिएबल वैल्यू 1 करोड़ होती, हमें 1 करोड़ को डेप्रिशिएट करना पड़ता, ठीक है। पर क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है, मतलब इतना पैसा हमें मिल जाएगा, तो फिर हमें 90 को ही डेप्रिशिएट करना है, और 90 को ही हम डेप्रिशिएबल अमाउंट कहेंगे या डेप्रिशिएबल वैल्यू बोलेंगे। तो जस्ट लाइक दैट, जितना पैसा कंपनी कमाती है उसमें से कुछ पैसा तो वो अलग चीजों के लिए रख लेती है, और जितना पैसा बांटने लायक होता है उसे यहाँ पे बोला जाएगा क्या? डिविजिबल प्रॉफिट, समझ गए? चलिए अब कैसे वो भी देखते हैं। देखो पहले मैं मीनिंग पढ़वा देता हूँ आपको। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, portion of profit which can be legally distributed to the shareholder or the company by way of dividend। मतलब वो पैसा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में लीगली बांटा जा सकता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट का नाम दिया गया है। अब डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली। बिल्कुल, कंपनी ने कमाई 1 करोड़, और उस 1 करोड़ में से कंपनी की कुछ लाइबिलिटियां हैं, उनके लिए मान लीजिए उसको 20 लाख चाहिए, तो आप 80 लाख को ही शेयर होल्डर में बांट सकते हैं। 80 लाख ही बटने योग्य है, जरूरी नहीं 80 लाख बटेंगे, 80 लाख बटने योग्य है, ठीक है। तो उसको बोला गया है डिविजिबल प्रॉफिट। एनी पेमेंट बियॉन्ड दिस, अब इसके अलावा हम अगर कोई पेमेंट करेंगे तो फिर उसको माना जाएगा आउट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। उसको क्या माना जाएगा? आउट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ, कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए, कंपनी के कुछ लाइबिलिटीज है, ठीक है, या कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है। तो लीगल रिक्वायरमेंट ये कहते हैं कि इनको 10% जनरल रिजर्व में डालना है। तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं 10%, 10 लाख रुपए जनरल रिजर्व में डालने हैं, तो ये डालने ही पड़ेंगे कंप्लाइंस। तो अब कंपनी 90 लाख ही बांट सकती है, तो कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 90 लाख है। जरूरी नहीं आप 90 बांटेंगे, आप कम बांट सकते हैं, बट अगर आपने 90 बांटा तो चलेगा। अगर मान लीजिए अभी भी आपने 92 लाख का डिविडेंड बांट दिया, तो 90 लाख का डिविडेंड तो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट होगा, और 2 लाख जो आपने एक्स्ट्रा बांट दिए हैं इसको आउट ऑफ कैपिटल मान लिया जाएगा कि आपने शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल लौटा दी है। 2 लाख रुपए की आपने
कैपिटल लौटा दिए, क्योंकि प्रॉफिट तो था ही नहीं, 90 ही था आपके पास, फिर भी आप 92 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपए का क्या आउट ऑफ कैपिटल पेमेंट कर दिया है, और उसको आपको रिपोर्ट करना है। चलिए आगे की रिक्वायरमेंट देखते हैं। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर इन जनरल मीटिंग। सब जानते हैं जनरल मीटिंग में डिविडेंड होता है, क्या होता है एक्चुअली, एक बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रिकमेंड करता है कि हमारे हिसाब से इतना डिविडेंड दिया जाना चाहिए। शेयर होल्डर को अगर उसमें कुछ करेक्शन करने हैं तो वैसे, और अगर एक्सेप्ट करना है तो एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है डिविडेंड कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा। ध्यान रहे रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, रिकमेंडेशन किसकी रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, फाइनल डिसीजन रहेगा जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स। ओके, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। आप जानते हैं दो तरीके के रिजर्व होते हैं, एक फ्री रिजर्व और एक कैपिटल या फिर स्पेसिफिक रिजर्व, ऐसा बोल सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व वो जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं, तो जो स्पेसिफिक पर्पज वाले रिजर्व हैं उनमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस स्पेशल काम के लिए है। आपके पास जो फ्री रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व बोल दो, पीएनएल अकाउंट बोल दो, आप उनसे दे सकते हैं, वो आपके लिए पॉसिबल है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ, अब वो आगे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो आपको वहां पे बताना है कि जनरल रिजर्व में से तो दे सकते हैं, फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इन केस ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड द अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द सेपरेट अकाउंट। आपको याद होगा एक मैंने आपको बाई वीक के अंदर अकाउंट बताया था जिसका नाम था एस्क्रो अकाउंट, याद है, एस्क्रो अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बताया था मैंने आपको। तो एक स्पेशल अकाउंट खुलवा लिया जाता है, कितने दिन, ये देखो काम की बातें हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। ये काम की बातें हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। 5 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये सेपरेट अकाउंट क्यों? देखिए, मान लीजिए कंपनी के 1 करोड़ शेयर होल्डर है, कंपनी ने 5 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 5 रुपए पर शेयर पे आता है। अब कंपनी के पास आज कोई आएगा 100 शेयर लेके, साहब मुझे डिविडेंड मेरा चाहिए, ठीक है, तो कंपनी उसको अलग से नहीं देगी ना, एक उसके लिए अलग से चेक काटेगी, ऐसा तो नहीं करेगी, ठीक है। कुछ लोगों को इस डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, पर जिनके अकाउंट नंबर वगैरह अपडेट नहीं है या कोई और रीजन है, उनको फिर क्लेम करना पड़ता है, तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट में डाल दिया, वहां से पेमेंट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि आपको कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, कोई अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है अगर जो प्रपोज डिविडेंड की रेट है वो 10% से कम है, तो ये बात ध्यान रखना। मतलब आप कहते हैं कि साहब हम 8% डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आपको कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कहते हैं हमें 15% डिविडेंड देना है, तो फिर आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है ट्रांसफर करना, कि पहले आप थोड़ा सा कंटिजेंसी के लिए कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद आप उतना डिविडेंड दे सकते हैं। ओके, ठीक है। डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स मतलब ये कौन सा टैक्स है भाई, याद है आपको, ये टैक्स है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये टैक्स की हम बात कर रहे हैं, DDT आपने टैक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें पहले आपको बताया हुआ है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का मतलब जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसका टैक्स भी कंपनी ही गवर्नमेंट को पेमेंट कर देती है, क्योंकि बाद में छोटे छोटे अमाउंट पे शेयर होल्डर से टैक्स वसूल करना कंपनी के लिए पॉसिबल, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस पे टैक्स गवर्नमेंट ही कंपनी ही पेमेंट कर देती है, जिसको हम DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है। आगे लिखा है कि अगर आपने कोई CRR बना रखा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना रखा है, ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया एक तरीके का, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा
कि डिविडेंड कैन बी पे आउट ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड का पेमेंट हो सकता है, बाकी किसी से नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा आपके। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, दैट मीन्स ये सारी रिक्वायरमेंट, देखिए जो मैं आपको ये सारी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ये वैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो काम कंपनी को करना चाहिए था क्या कंपनी ने चेक किया या नहीं किया। दैट्स इट। आगे लिखा गया है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन केस चेक और वारंट। हाँ बिल्कुल, ठीक है। काइंड में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे भैया हम तो देखो पटाखे बेचते हैं तो आप डिविडेंड के तौर पे पटाखे ले जाओ, ऐसा नहीं कह सकते। आपको पेमेंट करना है इन मोड में। ठीक है, आगे लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिजर्व, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम लिया है, ठीक है, या प्रीमियम आपके अकाउंट पास पड़ा है तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे प्रोविजन बनाने के बाद ही, इन सब का कंप्लायंस करने के बाद ही आप डिविडेंड इशू कर सकते हैं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या चेक करनी है? तो हमें चेक करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि जब डिविडेंड दिया गया तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उनको फुलफिल किया गया, एमओए एओए, कंपनी देखिए हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कई से टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं, तो हमें उनको भी चेक करना है कि कंपनी ने डिविडेंड देते टाइम पे उनको कंप्लायंस किया या नहीं किया। ठीक है, और लास्ट लीगल जजमेंट, अगर रिसेंटली कोई कोर्ट केस हुआ है उसमें कोई जजमेंट आया है तो उसको भी आपको माइंड में रखना है। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो। ओके, अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक साल में कुछ प्रॉफिट कमाया और उसका आधा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड बांट दिया, आधा रख लिया। ठीक है, अगले साल आपने कुछ प्रॉफिट कमाया पर इस बार प्रॉफिट कम है। ठीक है, पर आप चाहते हैं भैया डिविडेंड तो उतना ही दें जितना पिछले साल दिया था, पर देंगे कहां से? करंट ईयर में तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो जनरली तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पुराने से नहीं किया जाता। पर अगर आप चाहते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन दे तो आप पुराने प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दे सकते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा कहता है, जो हमें यहाँ पे बोल रहा था चेक करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऑल द प्रोविजन मस्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट एंड करंट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? करंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। हाउएवर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट थिंग्स फिट, तो कंपनी में बी अलाउड, कंपनी को अलाउ किया जा सकता है टू पे डिविडेंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, इस साल जितना प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, कुछ प्रोविजंस रखने के बाद, ठीक है, जो बचेगा वो डिविडेंड के रूप में पे हो सकता है। और अगर आपको ज्यादा पेमेंट करना है पिछले साल में से, आप ले सकते हैं पिछले साल में से, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो। ओके, ठीक है, अपन कई देर से कह रहे हैं कि डिविडेंड पे करने से पहले आपको प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में रखना होगा, कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट। सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट में जो जो एडजस्टमेंट होने हैं वो। सबसे पहले आप प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एरियर डेप्रिसिएशन, जिसको हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, जो पुराना अगर कोई डेप्रिसिएशन बाकी है, एडजस्ट नहीं हो पाया था, उसको एडजस्ट करेंगे। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, पिछले साल के जो लॉसेज हैं उनको कवर करेंगे, और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मतलब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि भाई अगर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, तो जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल अकाउंट बनने का, जनरल मीटिंग होने का इंतजार करें, तो पहले भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसको नाम दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड। मतलब फाइनल डिविडेंड से पहले जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसको इंटरिम डिविडेंड का नाम दिया जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। कौन डिक्लेयर करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of a company may declare interim dividend during the financial year out of surplus in the profit and loss account। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया हुआ है और तो आप पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर इन विच सच interim dividend is sought to be declared। मतलब जिस साल कमाया उसी साल उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट है तो। इसको भी वही सेम प्रोसेस करना है जैसे उसका करना था। 5 दिन के अंदर हमें इन्हें सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है और इस अकाउंट को नाम क्या देते हैं? एस्क्रो। आपको याद हो तो मैंने बाईबैक में भी बताया था कि एक अलग से स्पेशल अकाउंट खुलवा देती है कंपनी, उसमें पैसा डाल दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ उसी काम के लिए होता है जिसके लिए अकाउंट खोला गया है। मतलब बाईबैक के लिए अकाउंट खोल के अगर पैसे डाले गए हैं तो बाईबैक में काम लिए जाएंगे, डिविडेंड के लिए अकाउंट खोल के पैसा डाला गया है तो डिविडेंड में काम में लिया जाएगा, दूसरे काम में इसको नहीं लिया जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफर ऑफ। ये देखिए मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन आता है, एक बहुत बार एमसीक्यू में भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए आप ये देखो कंपनी के 1 करोड़ शेयर होल्डर है, शेयर्स नहीं है 1 करोड़, शेयर ज्यादा होंगे, शेयर होल्डर 1 करोड़ है, मैं ये बोल रहा हूँ। कंपनी ने कहा कि हम इन मान लीजिए 1 करोड़ शेयर होल्डर के पास ऐसा ले लेते हैं कि 10 करोड़ शेयर हैं। कंपनी ने कहा कि हम 50 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये 50 करोड़ रुपए कंपनी ने एस्क्रो अकाउंट में जमा करवा दिया, ठीक है। अब ये 10 करोड़ शेयर होल्ड करने वाले 1 करोड़ शेयर होल्डर, इनको पैसा भेज दिया जाएगा, जिन जिन के अकाउंट डिटेल वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ है वो। तो मान इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे थे पर मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, उनके परिवार वालों को पता ही नहीं है कि उनके पास शेयर पड़े हैं, ऐसे भी लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर किसी और के नाम से खरीद रखे हैं या फिर उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, अकाउंट क्लोज है, उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक पड़ा है, सीज पड़ा है, ऐसी कई प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इन 1 करोड़ लोगों में से मान लीजिए कि ज्यादा नहीं तो भी 1 लाख लोग ऐसे हैं जो अपना डिविडेंड क्लेम नहीं कर पाए, वो अनक्लेम रह गया। अनक्लेम रहने के कई कारण हो सकते हैं, उस बंदे की डेथ हो गई, परिवार वालों को शेयर्स के बारे में नहीं पता, ऐसा हो सकता है या और भी कई रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लीजिए आज एक कोई माफिया है, ठीक है, उसने किसी कंपनी के 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, और उसमें अपना कोई बैंक अकाउंट उसने उस टाइम नहीं दिया था जब शेयर खरीदे थे, और अब हुआ क्या कि वो तो फरार चल रहा है साहब, वो है ही नहीं, पुलिस पीछे पड़ी है, वो तो भाग रहा है इधर उधर। तो क्या वो अपना डिविडेंड डिक्लेयर क्लेम करने के लिए भागेगा कि भाई लाओ 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से मेरे 50,000 बनते हैं, लाओ मुझे दो, ये मेरा आधार कार्ड लो, ये मेरा बैंक का अकाउंट लो? नहीं। तो ऐसा बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो अनक्लेम बच जाता है। क्या बच जाता है? अनक्लेम बच जाता है। तो इसका इंतजार किया जाता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, डिविडेंड लेने आएंगे, तो ये 7 साल तक इंतजार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जन्म जन्म इंतजार नहीं करेंगे, 7 साल तक इंतजार करेंगे जो अमाउंट अनपेड है और अनक्लेम्ड है उसके लिए। अगर 7 साल तक करण अर्जुन नहीं आए तो ये पैसा जनता में बट जाएगा। जनता में बटने का मतलब एक फंड बनाया हुआ है जिसको इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड के नाम से जानते हैं।
इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड के नाम से जानते हैं। ये देखो ये नाम लिखा है आपको, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इसका पूरा नाम बड़ा सारा है, छोटा यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो ये अनक्लेम अमाउंट उठा के कहाँ डाल दिया जाएगा, इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर 7 साल में क्लेम नहीं होता है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने पहले साल का डिक्लेयर किया, ये 7 साल में क्लेम नहीं हुआ तो 8वें साल में इसको क्या कर दिया, फंड में डाल दिया बड़ी अनक्लेम अमाउंट को। फिर दूसरे साल डिक्लेयर किया, ये 9वें साल तक अगर क्लेम नहीं हुआ तो ये फंड में चला जाएगा। समझ रहे हैं, 9वें साल में फंड में जाएगा, ये 8वें साल में फंड में चला जाएगा। मतलब 7 साल के बाद भी अनक्लेम्ड है तो ये फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इस फंड का मालिक कौन है और इस फंड का होता क्या है। तो भैया इस फंड की मालिक है गवर्नमेंट। ठीक है, और इस फंड का इस्तेमाल जैसा कि हमने लिखा है कि ये फंड किसके लिए है, इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, या कंज्यूमर के लिए। और वो इन्वेस्टर और कंज्यूमर जो शेयर्स में काम करते हैं, क्योंकि शेयर्स का ही पैसा नहीं है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। अब प्रोटेक्शन मतलब इनको अवेयर करने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, जागो ग्राहक जागो, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस तरीके के कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कुछ चेतावनियां आती हैं, कुछ मैसेजेस आपके पास आते हैं कि भैया अगर आपसे कोई ओटीपी मांगे मत देना, एक्सेट्रा, इस तरीके के। उन सब चीजों के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। दैट मीन्स एजुकेशन, मतलब आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए। मतलब आपके खिलाफ कोई फ्रॉड ना हो, आपके खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आप किसी अनजाने में कहीं कोई नुकसान ना खा बैठे, उन चीज के लिए ये पैसा यूज किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का प्रमोशन करने के लिए क्योंकि जिस बिजनेस से इन्होंने ये पैसा लिया है उसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये पैसा खर्च होगा। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, क्या बोल रखा है कि मान लीजिए मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ इसी ट्रेडिंग को लेके और मैं कोर्ट में चला गया, मैंने कई दिनों तक अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, तो उसमें मेरा कहीं खर्चा हुआ, जिसमें मतलब मैंने ऐसा केस लड़ा है जिससे हर शेयर होल्डर को फायदा होगा। अगर मैं केस जीतता हूं तो सारे शेयर होल्डर को फायदा होगा, मतलब मैं शेयर होल्डर के हक के लिए लड़ा हूं। ठीक है, तो उस केस में जो पैसा खर्च होगा वो पैसा मुझे इस फंड से मिल जाएगा। ठीक है, वो पैसा मुझे इस फंड से मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। कई बार कई लोग इन्वेस्टर के फायदे के लिए, कंज्यूमर के फायदे के लिए कई केसेस लड़ते हैं कोर्ट में, तो उनके लिए जो खर्चा होता है वो इनको मिल जाता है। दैट्स इट। तो ये इस फंड का यूटिलाइजेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? चलिए, आज का लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर में फर्क बताओ। दोनों ऑडिट में फर्क पूछा है बेसिकली। हमने चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ा था तो उसमें ये चीज वैसे हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूल में डाला हुआ है तो मैंने दोबारा यहाँ डाल दिया। वैसे दोबारा इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी चलो बता देते हैं। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या फर्क है, काफी फर्क। स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें मैंने 5 ही पॉइंट लिखे हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो किसी न किसी स्टैट्यूट के अंडर होती है, मतलब किसी न किसी एक्ट में होती है। जैसे मैं कहूँ कंपनीज एक्ट में कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट में कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, कोस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट किसी न किसी कानून के अंदर है, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, जबकि इंटरनल ऑडिट कुछ केस में तो कंपल्सरी है कुछ कंपनियों के लिए और बाकी सबके लिए वॉलेंट्री है। तो ये तो रिक्वायरमेंट का पॉइंट बनता है। फिर बात आती है ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं इन जनरल मीटिंग, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 7.1 में पढ़ा था। और जबकि इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ओके, स्कोप ऑफ वर्क,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना है, ये उससे रिलेवेंट जो भी कानून होगा वो बताएगा, कोई इंसान नहीं बताएगा, जो कानून होगा वो बताएगा। जैसे कंपनीज ऑडिटर को क्या करना होता है, ये कंपनीज एक्ट बताएगा, ठीक है। तो वो जो स्कोप है वो डिसाइड होगा बाय द स्टैट्यूट जो भी एप्लीकेबल हो वो। और जबकि इसके अंदर हमें पता है इंटरनल ऑडिटर को क्या करना होता है, उसे इंटरनल कंट्रोल को चेक करना होता है, उसकी कमियों को और उसकी अच्छाइयों को, और वो रिकमेंडेशन देनी होती है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को निकालना आसान नहीं है और शेयर होल्डर के द्वारा ही उनको निकाला जा सकता है, ठीक है, ऑन एक्सपायरी और बिफोर एक्सपायरी। और बिफोर एक्सपायरी अगर निकालते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बट इंटरनल ऑडिटर को निकालना काफी आसान है क्योंकि बोर्ड ने अपॉइंट किया था और बोर्ड ही निकाल भी सकता है। ओके, चलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो रेम्युनरेशन होता है वो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, क्योंकि अपॉइंट भी वही करते हैं तो डिसाइड भी वही करते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, बात ध्यान रखना, ओनली फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के, वो बीओडी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, बाकी शेयर होल्डर करते हैं, बाकी सारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं इंटरनल ऑडिटर को, तो उनका रेम्युनरेशन भी इंटरनल ऑडिटर का वही फिक्स करते हैं। डन। चलिए, रिपोर्ट किसको दी जाती है, यहाँ पे लिखा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसलिए लिखा है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो वो उनको रिपोर्ट दे देगा, शेयर होल्डर को तो देनी है ठीक है। सीएजी ने अपॉइंट किया तो सीएजी को दे देगा, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तो गवर्नमेंट को दे देगा, इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डर ना लिख के अपॉइंटिंग अथॉरिटी लिखा है, पर जनरली यहाँ पे भी शेयर होल्डर ही आता है इन जनरल सेंस। और यहाँ पे रिपोर्ट किसको दी जाती है, बोर्ड को दी जाती है, क्योंकि बोर्ड ने ही अपॉइंट किया है। और इंटरनल ऑडिट सिर्फ एक अप्रेजल फंक्शन है, इसलिए सिर्फ एक अप्रेजल फंक्शन है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही रिपोर्ट जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक क्लास और लगेगी हमारी इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है, 3 क्लास हम ले चुके हैं, तीसरी आज थी, एक क्लास और होगी हमारी जो कि स्पेशल ऑडिट से डील करती है।